हाँ, नमस्ते दोस्त, मैं प्रवीण। मैं इसमें पर आप लोग को सीटेट 2023 की बात करें, 2023 अगस्त में पेपर होना संभावित है और आपकी डेट भी आ चुकी है। तो कुछ ऐसे सिद्धांतवादी हैं जिसको हम समय रहते हुए पढ़ लिया जाए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पे, इनको आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आज बताऊंगा आपको जीन पियाजे के बारे में। किसका? जीन पियाजे के बारे में। देखिए, जीन पियाजे, ठीक है, इनका देखिए, जीन पियाजे कौन था। जीन पियाजे निवासी स्विट्जरलैंड के। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, हालांकि आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्या पता एग्जाम का भरोसा टपक न जाए। ठीक है, स्विट्जरलैंड। इनके सहयोगी हैं बारबेल और इनहेल्डर। ठीक है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत कहा जाता है, या कहें तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसका? विकासात्मक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का है ये, देखिएगा। ये चीज़ ऊपर लिखा है ना, ये विकासात्मक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ पड़ता है एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, जिन पियाजो को और किस नाम से जाने जाते हैं? जिन पियाजो को अगर पूछा आपसे एग्जाम में कि विकासात्मक, ठीक है, विकासात्मक का सिद्धांत किसने दिया, आप ऑप्शन पर रहेंगे। और विकासात्मक का सिद्धांत किसने दिया, आप लगाएंगे जिन पियाजे, या जिन पियाजे ने विकासात्मक का सिद्धांत दिया था। और अगेन रिपीट करते हैं इनको। ये जिन पियाजे जो है, ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, बच्चों से इन्होंने बच्चों पर अधिगम की खोज की। ठीक है, बच्चों पर रिसर्च किया इन्होंने। ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड ये निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड ये निवासी थे। ठीक है, इनको और नाम से जानते हैं। इन्हें संज्ञानात्मक, क्या? संज्ञानात्मक, आप नोट्स बनाते चलिए। इन्हें संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक या विकासात्मक, विकास विकासात्मक, ठीक, या लिखते जाइएगा क्योंकि स्पेस कम होगा इसलिए हटाना पड़ रहा है। या विकसी अवस्था, क्या? विकसी विकसी अवस्था, विकसी अवस्था, या अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। अवस्था का सिद्धांत। रिपीट करते हैं अगेन पूरी पॉइंट को। जिन पियाजे ने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने बच्चों पर रिसर्च किया। वही पॉइंट। ठीक है, इनको विकासात्मक के नाम से जाना जाता है। किसको? विकासात्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विकासात्मक के नाम से जाना जाता है, या विकसी अवस्था के नाम से जाना जाता है, या इन्हें कहें अवस्था के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये जिन पियाजे जो थे, ये जिन पियाजे का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ आगे क्लियर होगी। जी देखिए, जिन संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक, इनकी चार अवस्थाएं थीं। ठीक है, इनकी चार अवस्थाएं थी। कौन थी? विकास की अवस्थाएं जिन पियाजे ने चार दिया था। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना। ठीक है, संज्ञान। अब यहां शब्द आया संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है कि जो ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु होता है। क्या? ज्ञान का सर्वोच्च, ठीक है, ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। देखिए, रिपीट करते हैं कि संज्ञान का मतलब होता है जो ज्ञान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, विकासात्मक का सिद्धांत, संज्ञानात्मक का सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। विकासात्मक या अवस्था का सिद्धांत। अगर आपसे मैं पूछा कि जिन पियाजे को, जिन ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, जिन पियाजे के सिद्धांत हैं विकासात्मक, अवस्था का सिद्धांत और संज्ञानात्मक का सिद्धांत। इस सिद्धांत को विकसी अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं।
ठीक है, आप पॉइंट करिएगा। इस सिद्धांत को विकसित अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, किसको? जीन पियाजे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका आता है संगठन में, जिनके अनुकूलन ये होता है, संगठन अनुकूलन। ठीक है, विकासात्मक का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकसित अवस्था का सिद्धांत, मतलब हम इन नाम से जाने जाते हैं। जिन पियाजे को विकासात्मक का सिद्धांत कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, और विकसित अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये संगठन वर्ड कहाँ से आ गया। देखिए बताता हूँ। संगठन, संगठन को आप वातावरण भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्षीकृत एवं बौद्धिक संरचनाएं प्राप्त करना। प्रत्यक्षीकृत, आप पॉइंट करिएगा, प्रत्यक्षीकृत, प्रत्यक्षीकृत एवं बौद्धिक, बौद्धिक, प्रत्यक्षीकृत इसका हुआ प्रत्यक्षीकृत, प्रत्यक्षीकृत, प्रत्यक्षीकृत एवं बौद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक संरचना प्राप्त करना, संरचना प्राप्त करना। ठीक है, ये हो गया। आपके दिमाग में आता होगा कि अनुकूलन वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, अनुकूलन रेड ले लेते हैं। ठीक है, अनुकूलन, अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है कि आपके अंदर जो पूर्व ज्ञान, मतलब जो पहले से ज्ञान था, क्या था? पूर्व ज्ञान। क्या? पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान, और लिखते जाइएगा। ठीक है, और नवीन, नवीन ज्ञान के मध्य, मध्य संतुलन। ठीक है, संतुलन। आप समझ में, रिपीट करते हैं। रिपीट ये है कि अनुकूलन क्या है? जो आपको पहले से ज्ञान था, ठीक है, और अब जो ज्ञान ले रहे हो, नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान सीखा, उनके मध्य में संतुलन की अवस्था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पूर्व, यहाँ लिखेंगे अब। इनके मध्य के बीच में जो आपके संतुलन होगा, वो आपका अनुकूलन कहलाएगा। ठीक है, अनुकूलन, अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? ये पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य का चीज होता है। आप ऐसे पढ़िएगा, ये पूर्व ज्ञान, देखिए पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य क्या चीज होता है, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन कहते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये आत्मसतीकरण क्या है? आत्मसतीकरण, देखिए, आत्मसतीकरण, आत्मसतीकरण क्या होता है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। जैसे आपने कोई चीज नया सीख रहे हो, ठीक है, नवीन ज्ञान को, नवीन, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मसतीकरण। और विशिष्टीकरण क्या होता है कि जो नवीन ज्ञान को आपने यहाँ जो प्राप्त किया है, इसको आप विस्तार कीजिए। क्या कीजिए? विशिष्टीकरण मीन्स उसको आप विस्तार कीजिए। नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, देखिए ऐसे बना देता हूँ, ये है नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। क्या? प्राप्त करना, इसका उसका विशिष्टीकरण करना या फैलाव करना। ठीक है, फैलाव करना। ठीक है, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिए थे, आत्मसतीकरण और, आत्मसतीकरण और विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण। ठीक है, दो चीज सिद्धांत इनका हुआ था। आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में चलता है तो आप करिए GIV, GIV, जी का मतलब जीन पियाजे, आई का मतलब आत्मसतीकरण, वी मतलब विशिष्टीकरण। आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन टपकने वाला है। ठीक है, 100% टपकेगा एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया था। पहला था संवेदी, उनकी 4 अवस्थाएं में हैं, पहला संवेदी, दूसरा, पहला संवेदी, दूसरा पूर्व,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त, तीसरा है, हालांकि आगे आपको बताऊंगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है औपचारिक, चौथा क्या है, औपचारिक, औपचारिक अवस्था। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसको पढ़ने के पहले आप ये देखिएगा कि जो इसका वर्ष होता है ना, वर्ष को ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। 0, 2, 7, 11, 15। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि 2, 7, 11 और 15 है क्या। देखिए 2, 7, 11, 15, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 2, ठीक है, 0 से 2, 0 से 2, 2, 7, 11, 15, ये आपको क्रम याद करना होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा कि संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक होता है, तो आप जन्म से 2 वर्ष, या 0 मतलब जन्म, ठीक है, ठीक है, ये चीज आप करिएगा। तो इसी तरह से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, संवेदी पेशी अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या, संवेदी पेशी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जन्म से 2 साल की अवस्था तक होते हैं। इस अवस्था में बच्चों की मूलतः पहचान 2 शब्दों से की जाती है। कितना, 2 शब्दों से की जाती है, जन्मजात और ये की जाती है। एक होता है, क्या होता है, संवेदना, पहले समझा देते हैं, ठीक है, संवेदना, और दूसरा होता है गामक क्रिया, ठीक है, गामक क्रिया। संवेदना क्या होता है, इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे के अंदर जिज्ञासा या उसके अंदर समझ विकसित होती है, ठीक है। संवेदना पहले समझा देना, भी लिखाते हैं सब, ठीक है। संवेदना, इसमें क्या है कि बच्चों के अंदर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे पहचान लेते हैं कि कौन चीज़ ठंडी है, कौन चीज़ गर्म है, क्या आभास हो रहा है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो पहचान लेते हैं। दूसरी पॉइंट इसमें आता है कि गामक क्रिया। गामक क्रिया क्या होती है कि गामक क्रिया, ठीक है, अपने नाम से ही परिचय दे रहा है, क्या, गामक क्रिया। गामक क्रिया यह है कि जो बच्चे शरीर के द्वारा, मतलब गामक मतलब जो शरीर के द्वारा अपना चलन उठन बैठन, चलते फिरते, घुटने से चलना, दौड़ना या टहलना, घूमना, जो अपने घुटने बगल बच्चे चलते हैं या खेलते हैं, घुटने बगल चलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, गामक क्रिया के अंतर्गत उनको हम लेते हैं। ये गामक क्रियाएं देखिए कि ये जन्मजात होती हैं, ठीक है, जन्मजात होती हैं और अर्जित, ये दोनों होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, अर्जित, ये दोनों होती हैं। क्या होती हैं, दोनों होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हाँ, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आगे आप लिखिए, पॉइंट करिएगा कि संवेदी पेशी अवस्था ये जन्मजात और अर्जित होती हैं, ठीक है। संवेदना, संवेदी समझ, गामक क्रिया जो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मन करिए लिख लीजिए, ठीक है। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जैसे पकड़ना, लिखना, दौड़ना, टहलना, घूमना, सब उसमें आ जाती हैं। अब जन्मजात में क्या होता है कि ये जो संवेदना होता है, इसको इंद्रियों के माध्यम से वो बच्चा आभास कर लेता है, ठीक है। ये जन्म से 2 साल तक होती, कितना, जन्म से 2 साल तक होती हैं, कितना, जन्म से 2 साल तक होती हैं, कितना, जन्म से 2 साल तक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लगातार यहाँ से सीटेड आउटेड की बात करें, लगातार यहाँ से क्वेश्चन टपका हुआ है, इस बार भी अगर आएगा तो इस नोट से फंसेगा। देखिए स्कीमा, छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं, छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं उनके द्वारा संज्ञान से जुड़े, मतलब जो भी छोटा बच्चा हाव भाव करता है वह किस में आ जाता है, स्कीमा में आ जाता है। किस में आता है, स्कीमा। देखिए आप नोट करिएगा कि शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, मतलब मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। सीटीटी का यहाँ पॉइंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन टपका है कि स्कीमा क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। मैं आपको अभी
संवेदी पेशी अवस्था के बारे में पूरी डिटेल से बताया हूँ। आप इसको नोट्स बनाइए और वीडियो को पीछे करके बैक कर करके आप देख लीजिएगा, समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये तुम्हारा 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में पहले हम समझा देते हैं फिर लिखाते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बालक का संप्रत्यय, क्या बालक का संप्रत्यय निर्माण होने लगता है। बालक का संप्रत्यय निर्माण होने लगता है, संप्रत्यय निर्माण होने लगता है, ठीक है, होने लगता है। बालक इस अवस्था में, देखिए, बालक इस अवस्था में मानसिक कार्य करने लगता है, ठीक है। पूर्व संज्ञा में इसमें संप्रत्यय का निर्माण होता है, उसका मानसिक दिमाग काम करने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में वह बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, क्या बाल्यावस्था में प्रवेश कर दिया जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करेगा, मतलब कि बाल्यावस्था में प्रवेश कर गया तो वह पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलेगा। पड़ोसी, 1 सेकेंड, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है। और वह बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, पड़ोसी के साथ बच्चों के साथ खेलता है। कौन खेलता है, कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में वह प्रतीकों, शब्दों, चित्रों को आरंभ कर देता है, अर्थात प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। वह शब्दों और प्रतीकों को दिखाने लगता है और खेलना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है और बाल्यावस्था में वह चीज़ चला जाता है, ठीक है। और देखिए, इस अवस्था का कौन सी अवस्था का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का वह सही से अंतर नहीं कर पाता है। वह सही से अंतर नहीं कर पाता है कि जैसे अगर मैं आपके यहाँ एक छोटा बच्चा है, उसके सामने जो रुई होती है, आप जानते हो रुई तो पूरा एकदम फूला रहता है ना, पूरा ऐसे फूला रहता है, ठीक है। मान लो ये बड़ा सा रुई है और किलो का वाट ये है, तो बच्चे के अंदर ये नहीं समझ में आता है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता। जैसे मान लीजिए कि ये कलर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मैं आपको रुई ले लिया, ठीक है, रुई का बाट ये ले लिया, और ये अगर मान के 5 kg है, भाई 5 kg है, ये तो रुई है तो ऐसे फैला रहेगा, और ये आपका भुट्टा है, ठीक है, ये भी आपका 5 kg है। तो बच्चे इस अवस्था में नहीं पहचान पाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वह अंततः जिसको ज़्यादा दिखेगा कह देगा वह बड़ा है, ठीक है, वह बड़ा है, कह देगा ये चीज़ ज़्यादा है। या आपको एग्जाम्पल में ऐसे समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ आता है। जैसे मान लीजिए कि रुई है, जैसे मान लो 1 किलो की रुई लेते हैं, आपको बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 किलो का रुई है, ठीक है, 1 kg का रुई है, 1 सेकेंड, ये 1 kg का रुई, आप जानते हो रुई जो है हल्का फुला होता है, ठीक है, दलदल होता है, पूरा फूल उड़ता रहता है, ठीक है, रुआ तो होता है। ये 1 kg का रुई है, कितने का, 1 kg का, 1 सेकेंड, ये 1 kg का रुई है, कितने का, ये 1 kg का रुई है, ये 1 kg का रुई है। और यहाँ पर ये 5 किलो का वाट ले लिए, ठीक है, ये 5 kg का है। तो बच्चों को ये नहीं पता पाता है कि कौन बड़ा है। बच्चा प्रारंभ में इसको कहता है कि ये रुई ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। कहता है ना, बच्चा ने तर्क तो किया, दिमाग तो लगाया, लेकिन अतार्किक दिमाग है। क्या है? अतार्किक दिमाग। यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है? अतार्किक दिमाग है। तर्क तो किया लेकिन अतार्किक है। क्या? तर्क तो किया लेकिन अतार्किक है, ठीक है। इस अवस्था में बालक सही ढंग से चित्रण नहीं कर पाता है, सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। इस अवस्था में सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये 2 से 7 होती है और ये प्लास्टिक के खिलौने को अपना मित्र बनाता है। भाई, जब प्लास्टिक के खिलौने को अपना मित्र बनाता है तभी तो जाकर के पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलेगा, है ना, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलेगा। लेकिन बच्चा को ये नहीं पता है कि 1 किलो रुई बड़ा है कि 5 kg 1 kg का वाट बड़ा है, ठीक है। ये नहीं ऐसे
एक केजी का रूई बड़ा है कि 5 किलो का बाढ़ बड़ा है, वो संदर्भ में नहीं कर पाया था। बच्चे ने तर्क तो किया लेकिन अतार्किक हो गया भाई, दिमाग तो लगाया लेकिन दिमाग उसका फेल हो गया, कहने का मतलब है। और इस अवस्था में प्लास्टिक के खिलौने के साथ दोस्ती भरता है वो, ठीक है, अपना मित्र बनाता है। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। अंतर संप्रत्यय का निर्माण होता है, अंतकाल में होता है, अंतर प्रसंग अतार्किक है, ठीक है, क्योंकि बताया था रूई का उदाहरण लेकर के, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इस अवस्था में बालक पड़ोसी के साथ खेलता रहता है। इस अवस्था में प्रतीकों शब्दों के चित्रों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है, ठीक है। सही सही का अनुपात नहीं बता पाता था, जो अभी मैं आपको बताया, सही का वो अनुपात नहीं कर पाता था, ठीक है। 1 केजी को ज़्यादा बताता था रुई, क्योंकि रुई थी एकदम फला था भाई, रुई है तो फूला रहता है, ये वाट है, ठीक है। ठीक है, सही से चित्र नहीं बना पाता बालक, ठीक है। ये चित्र आपको बनाया गया है, वो बालक सही से चित्र नहीं बना पाता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सजीवता के लक्षण देखने को मिलती है, आपको बताया चांद गुड़िया, ठीक है। अब आया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 है। किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से वह सोचना प्रारंभ कर देता है। किसी भी वस्तु या घटना को किसी भी वस्तु या घटना को वह तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था में चिंतन तो किया लेकिन तर्क है उसमें, क्या था, चिंतन तो किया लेकिन अतार्किक था। किसमें था, इसके पहले वाले में जो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 तक चलती है। इसमें क्या है कि इनमें चिंतन तर्क पर आधारित, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में सही अनुपात, इस अवस्था में यहाँ बच्चा आ करके ना, यहाँ बच्चा आया और सही अनुपात सीख लेता है भाई। अब वो कहेगा 1 किलो रुई, 1 केजी रुई और 5 किलो की बाट में 5 किलो पाँच बड़ा है, क्योंकि यहाँ बच्चा समझदार हो गया है। क्या हो गया है, समझदार, जिसको बोलते हैं क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और है कि इस उम्र में बच्चे कौन सी, 7 से 11 साल के 7 से 11 की उम्र में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आरोही अवरोही और आरोही का वह चीज ज्ञान सीख लेता है, ठीक है। अवरोही और आरोही को ज्ञान को समझ लेता है। और यह बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है, बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है। अब नोट करिएगा पॉइंट, ठीक है। 7 से 11 लिखे, यह मूर्त चिंतन की अवस्था है, ठीक है। वैचारिक चिंतन की तैयारी, इस अवस्था में चिंतन कहाँ गया, इस अवस्था में, जी हाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक, ये भी हो गया, हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ ये था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, यही पढ़ा रहे थे ना, 7 से 11 होगा, ठीक है, 7 से 11 होगा, 11 करना। इस अवस्था में चिंतन केवल मूर्त के प्रत्यक्ष पर सीमित रहता है, इसलिए यह मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगठन, बताया था अभी हाल में बताया था। संगठन प्रत्यक्षिक एवं बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना, अनुकूलन पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को क्या करना, संतुलन बनाए रखना, आत्मसतीकरण ज्ञान लेना, विशिष्टीकरण फैलाना, ठीक, नवीन प्राप्त करना, नवीन को विस्तार करना। जैसे आत्मसतीकरण में मैं आपको बताया, जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कमल का फूल हो गया, कमल के फूल में आपने जान गया कमल का फूल ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, कमल के फूल अच्छा होता है, तो फिर इसका विशिष्टीकरण मतलब इसका फैलाव करो भाई, अच्छा होता है, ठीक है, इसका विस्तार करना क्या कहलाता है, विशिष्टीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है चमेली का फूल है, अनुकूलन, ये ठीक है। ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के चरण, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों को मैंने एक साथ लिखने की कोशिश किया था, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। संवेदी 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से कितना, 15, ये हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है।
समझ लेते हैं 11 से 15। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन, निर्णय, अमूर्त अमूर्त चिंतन, निर्णय, शक्ति शक्ति स्मरण आदि करने लगता है। वह अंकों का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, ये चीज कहलाता है। इस अवस्था में चिंतन की अवस्था, निर्णय की अवस्था, शक्ति, स्मरण, मनन आदि को वह समझने का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, निगमन विचार, ये निगमन विचार के ऊपर प्रयोग करता है, निष्कर्ष निकालता है, सात्विक की परिणमा करता है, आदर्शात्मक और दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करने लगता है। ये चीज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का था ये, स्याही चेंज करते हैं। हाँ, ये था, देखिए नोट डाल के लिखेंगे। नोट डाल के लिखेंगे कि जीन पियाजे कहता है कि क्या, जीन पियाजे कहता है कि, ठीक, कहते हैं कि चारों अवस्थाओं, जीन पियाजे कहते हैं कि चारों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा पर न पढ़ करके, शिक्षा न पढ़कर वातावरण पर पड़ा। रिपीट करते हैं, आपसे मुझे मौखिक सुनिएगा। जीन पियाजे कहता है कि चारों अवस्था में कौन, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, तो इन चारों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव उनको किस में पड़ा, वातावरण पर प्रभाव पड़ा। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सबसे बेहतर यूट्यूब पर कंटेंट दिया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए सभी ग्रुपों में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।